क्वेश्चन 9 मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसे कहते हैं। आपने लीनियर मोशन में इनर्शिया के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। इनर्शिया आपके पास फोर्स के अगेंस्ट काम करती है। फोर्स आपके पास ऐसी फिज़िकल प्रॉपर्टी एक बॉडी की जहाँ पे वो स्टेट ऑफ द बॉडी को चेंज करने की कोशिश करता है। जैसे कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो उसे मोशन में लाने की, या अगर एक बॉडी मोशन में है ऑलरेडी तो उसे रेस्ट में लाने की, ये काम होता है फोर्स का। ठीक है, तो फोर्स आपके पास वो फिज़िकल एजेंट है जो बॉडी की स्टेट को चेंज करता है। इनर्शिया आपके पास उसके ऑपोजिट काम करता है, यानी कि बॉडी की वो फिज़िकल एजेंट जो बॉडी को, अगर बॉडी रेस्ट में है तो बॉडी रेस्ट में रहेगी, अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी। तो ये जो फिज़िकल एजेंट है ये इनर्शिया है। इनर्शिया आपके पास फोर्स के अगेंस्ट काम करने वाली प्रॉपर्टी होती है। इनर्शिया का काम होता है बॉडी की स्टेट को मेंटेन करना। ठीक है, तो इनर्शिया आपके पास डिपेंड करता है बॉडी के मास पे। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो लीनियर मोशन में इनर्शिया के बारे में आप पढ़ते हो, उसी तरीके से सर्कुलर मोशन में जब एक बॉडी सर्कुलर मोशन में है, अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो दैट बॉडी वुड लाइक टू रिमेन इन सर्कुलर मोशन। ये जो प्रॉपर्टी है बॉडी की टू मेंटेन द स्टेट ऑफ सर्कुलर मोशन, ये कहलाती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे इनर्शिया लीनियर मोशन में डिपेंड करता था मास पे, उसी तरीके से बिल्कुल मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मास पे डिपेंड करता है। देखो, अगर एक बॉडी है मेरे पास, उसका मास 15 किलोग्राम्स है और दूसरी बॉडी का मास है 5 किलोग्राम्स। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अगर एक बॉडी 15 किलोग्राम्स की है तो रिलेटिवली हैवियर है वो 5 केजी वाली से डेफिनेटली, तो उसको सर्कुलर मोशन में लाना मुश्किल होगा। और इसी तरीके से अगर मैं कहती हूँ अगर ये दोनों बॉडीज़, अब ये तो रेस्ट की बात की ना हमने, अगर आप कहते हो ये दोनों बॉडीज़ ऑलरेडी किस में है, सर्कुलर मोशन में है, तो कौन सी वाली बॉडी को रोकना आसान होगा? ऑफ कोर्स कम मास वाली बॉडी को। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मास पे डिपेंड करता है। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप आई से रिप्रेजेंट करते हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? mr²। m मास के लिए है, r आपके पास रेडियस के लिए है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बॉडी की शेप पे भी डिपेंड करता है। एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे पास एक रॉड है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर हो जाएगा किसके? 1/12 mr। ऑफकोर्स उसका रेडियस तो नहीं होगा लेकिन रॉड की लेंथ होगी, तो लेंथ का स्क्वायर आप लोगे। इसी तरीके से अगर मेरे पास एक, समझ लेते हैं स्फीयर है, ठीक है, ये एक सॉलिड स्फीयर है। दो तरीके का स्फीयर होता है ना, एक अंदर से खोखला खाली होगा तो हॉलो स्फीयर बोलेंगे। ठीक है, दूसरा सॉलिड स्फीयर है। तो सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या है? 2/5 mr²। तो ये आपके पास, मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी 2-3 मोमेंट ऑफ इनर्शियाज़ हैं जो आपको, जिनके फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये आपको आगे काम आएंगे जब आप, बॉडी है समझ लो वो यहाँ पे ऐसे स्पिन करके नीचे आ रही है। ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पे तो ये यहाँ पे ये जो एरो मैंने दिखाया हुआ है ये लीनियर मोशन भी कवर कर रही है, जिसको आप ट्रांसलेशन मोशन भी बोल सकते हो। यहाँ पे ये घूम भी रही होगी तो सर्कुलर मोशन भी कवर कर रही है। तो ये बॉडी जो स्पिन कर रही है, जो स्पिनिंग मोशन होता है, वो कैसा मोशन है? वो स्पिन मोशन कैसा मोशन है? कंबाइंड रोटेशनल ट्रांसलेशनल मोशन। इस केस में आपके पास ये जो फार्मूलाज हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, डिफरेंट तरीके की बॉडी के लिए डिफरेंट फार्मूला है, तो वो आपको, जब आपको इससे क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे आपको ये आए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फार्मूला डिफरेंट होंगे। ठीक है, वो कभी बोलेगा कि सॉलिड स्फीयर स्पिन कर रहा है, कभी कहेगा सिलेंडर है, कभी हॉलो सिलेंडर है, कभी डिस्क है, तो कभी रिंग है। तो ये सब के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होता है, तो ये ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक हो गया? तो ये जो फार्मूलाज आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे अभी, ये आपको याद करने होंगे, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस में जब आपको स्पिन मोशन में, जब आपको वो कहेगा समझ लो एक बॉडी स्पिन करके नीचे आ रही है तो बॉटम पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब वेलोसिटी यहाँ पे फाइंड करने के लिए आपको काइनेटिक एनर्जी का सपोर्ट लेना पड़ेगा, उस फॉर्मूले से आप वेलोसिटी निकालोगे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में वेलोसिटी आता है, राइट। अच्छा, तो अब वहाँ पे डिटेल में नहीं जाते, लेकिन इन शॉर्ट आपको ये
बहुत काम आएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फार्मूलाज पे। तो बहुत आसान से एमसीक्यूज दिए हुए, उसने बोला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या होगा। यूनिट आप इस फार्मूला से निकाल सकते हो। मास का यूनिट होता है किलोग्राम, आर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय, एंगुलर मोमेंटम यानी कि एल से आप इसे रिप्रेजेंट करते हो और इसका फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे हम इन दोनों को ही पढ़ लेते हैं। एक आपका पी यानी कि लीनियर मोमेंटम और दूसरा एल एंगुलर मोमेंटम। दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। जो लीनियर मोमेंटम है वो प्रोडक्ट है किसका, मास वेलोसिटी का, और जो एंगुलर मोमेंटम है वो प्रोडक्ट है किसका। अब इसको निकालने के 2-3 तरीके हैं। पहला, एंगुलर मोमेंटम अगर आप देखो तो आप जब लीनियर मोमेंटम को मल्टीप्लाई करवाते हो रेडियस से तो आप एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो। यानी कि पी को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं आर से रेडियस से तो आपको एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि उसका लीनियर मोमेंटम क्या है, इस फार्मूला को अगर हम खोलेंगे तो ये एम वी आर हो जाएगा, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन इसका जो बेस फार्मूला वो क्या है, एंगुलर मोमेंटम सर्कुलर मोशन में होता है, ठीक है। अब यही सेम फार्मूला को आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे वहाँ पे आप एम वी ले रहे थे तो यहाँ पे आप मास की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे तो आई आ जाएगा, ठीक है। एम की जगह आई आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वहाँ पे आप लीनियर मोशन पढ़ रहे थे तो लीनियर वेलोसिटी ली थी, यहाँ पे आप एंगुलर वेलोसिटी लोगे तो ये ओमेगा हो जाएगा। तो ये फार्मूला होता है किसका, एंगुलर मोमेंटम का। यहाँ पे आपके पास ये दोनों फार्मूलाज बिल्कुल ठीक है, जिसका मतलब ये है ऑप्शन ए में अगर आप देखो तो एम की जगह आई आना चाहिए था, तभी ये फार्मूला सही हो पाता, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा ओमेगा एफ भी गलत है। आर एफ और आर पी, आर एफ तो किसका फार्मूला होता है, टॉर्क का फार्मूला होता है, ठीक है। टॉर्क इक्वल टू आर एफ, इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट होता है टॉर्क, आर एफ इसका फार्मूला होता है। आर पी जो है वो बिल्कुल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है, आर पी, ठीक है। और एक और चीज़, इसको पी आर नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, आर पी लिखेंगे, ठीक है। आपके पास कंप्लीट फार्मूला है किसका, एंगुलर मोमेंटम का। यहाँ पे मैंने पहले क्यों नहीं लिखेंगे पी को, बाद में क्यों लिखेंगे, उसके पीछे आपको वेक्टर वाले चैप्टर में कॉन्सेप्ट है छुपा हुआ इसका। देखो आपके पास जब आप वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाते हो ना तो आप वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करते, यानी कि ए बी यानी कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। तो अगर मैं लिखूँगी पी आर तो वो आर पी के इक्वल नहीं होगा, कि ऐसा नहीं आपका दिल किया तो आर पी लिख दिया, पी नहीं, आर पी है ये, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम में आर, इसी तरीके से टॉर्क का एग्जांपल ले लो आप, तो एफ आर गलत हो जाएगा, आर एफ होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला निकाल लिया हमने 11 का, डी ऑप्शन सही है। वन टू क्वेश्चन 12, पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन इज गिवन बाय, सर्कुलर मोशन पीरियड यहाँ पे इसका मतलब है टाइम पीरियड, उसने पूछा कैपिटल टी से इसे रिप्रेजेंट करता है। टाइम पीरियड अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, हम एक फार्मूला पढ़ते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले लास्ट पार्ट में आई गेस वो, हाँ यूट्यूब पे पार्ट 1 हो जाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, यही होगा। अगर मैं कहूँ एक बॉडी ने एक कंप्लीट रेवोल्यूशन या रोटेशन या एक कंप्लीट सर्कल कवर किया तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, एक कंप्लीट सर्कल में रेडियन कितना होता है, 2 पाई होगा, बिल्कुल। और इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, ठीक है। सो एक कंप्लीट रोटेशन के लिए जो एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला है वो 2 पाई अपॉन टी हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टी का फार्मूला निकालना चाहूँ तो ये 2 पाई ओमेगा हो जाएगा। तो ये फार्मूला होगा किसका, टाइम पीरियड का फॉर सर्कुलर मोशन, 2 पाई एफ, 2 पाई ओमेगा, सॉरी 2 पाई ओमेगा। अगर यहाँ पे हम बात करें फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, तो फ्रीक्वेंसी इन्वर्स होता है किसका, टाइम पीरियड का। तो अगर मैं कहूँ आपको एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला निकालना है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टी, दोनों क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो टी नीचे था तो एफ इस तरीके से, ये भी एक फार्मूला इंपॉर्टेंट है, 2 पाई एफ, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन 13, द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ बॉडी मूविंग इन, वो कहता है कि उसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी को आप क्या कहते हो सर्कुलर मोशन में, टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है। टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम हो सकता है लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होती है, हर पॉइंट पे चेंज होती है, और इसकी डायरेक्शन हमेशा
अलोंग द टेंजेंट होगी, तो इस पॉइंट पे अलोंग द टेंजेंट इस डायरेक्शन में होगी। अगर बॉडी यहाँ पे आई तो इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो ऐसे होगी, अलोंग द टेंजेंट होगी हमेशा, ठीक है। क्वेश्चन 14 है द सर्कमफेरेंस सबटेंस एन एंगल। सर्कमफेरेंस कितना एंगल सबटेंड करेगा। तो अगर आप बात करो एक बॉडी कंप्लीट सर्कल कवर कर रही है, ठीक है, तो उसका जो सर्कमफेरेंस है वो इक्वल हो जाएगा किसके, 2πr के। लेकिन उसने हमसे क्या पूछा, उसने पूछा कि अगर एक बॉडी सर्कमफेरेंस यानी कि 2πr कंप्लीट सर्कल कवर कर रही है तो उसका एंगल कितना होगा, यानी कि हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछी है, तो एंगल कितना होगा। एंगल हो जाएगा, रेडियन में बात करें तो 2π होगा, डिग्री में बात करें तो 360 डिग्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल सर्कमफेरेंस सबटेंड करेगी अगर बॉडी, तो 2π रेडियन एंगल हो जाएगा। 14 का आंसर क्या है, बी। उसके बाद है क्वेश्चन 15 द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज। तो ये आसान सा क्वेश्चन है कि लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान में रिलेशन क्या होता है। तो हमारे पास जितनी भी लीनियर क्वांटिटीज़ हैं और एंगुलर क्वांटिटीज़ हैं उन सब के दरमियान में कुछ ना कुछ रिलेशन है। अगर आप बात करो लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो दैट इज़ इक्वल टू, हमने थीटा का फार्मूला क्या पढ़ा है, S/R। तो यहाँ पे S क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो S इक्वल टू थीटा R, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास अगर वो वेलोसिटी का पूछता तो V इक्वल टू ओमेगा R, ठीक है। और क्योंकि हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन का पूछा है तो लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या होगा, अल्फ़ा R, ठीक है। अब ये सारी यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, तो ये सही जवाब है कि अल्फ़ा और R यानी कि लीनियर एक्सेलरेशन प्रोडक्ट है किसका, एंगुलर एक्सेलरेशन और रेडियस का, ठीक है। और यहाँ पे रेडियस को हमने वेक्टर क्यों लिया है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये आपके पास सेंटर से यहाँ तक ये हम इसको पोजीशन वेक्टर ले रहे हैं, तो इसे हम वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि वेक्टर्स को आपको A क्रॉस B क्रॉस A के इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरीके से आप R ओमेगा नहीं कह सकते, ये ओमेगा R है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन C, राइट। Then we have question 16 when a body is Question 16 में हमसे पूछा है when a body is whirled in a horizontal circle by means of a string, the centripetal force is applied by। अब बॉडी क्या होता है कि सर्कुलर मोशन आपके पास या तो हॉरिजॉन्टल होता है या तो वर्टिकल होता है, दोनों में डिफरेंस है बिल्कुल। वर्टिकल यानी कि इस तरीके से एक बॉडी आप वर्टिकली समझो, आप धागा है उस पर आपने उसके एंड पे आपने एक स्टोन एक पत्थर लगा दिया, ठीक है, बांध दिया उस पर, उसको आप वर्टिकली घुमा रहे हो। दूसरा हॉरिजॉन्टली कैसे होगा, आप अपने सर के ऊपर ऐसे घुमा रहे हो, तो वो हॉरिजॉन्टल अलग है, वर्टिकल अलग है। दोनों केसेस में जो सेंट्रिपिटल फोर्स है इट्स सप्लाइड बाय डिफरेंट फैक्टर्स, डिफरेंट अदर फोर्सेस। जैसे अगर आप बात करो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन की, तो इस केस में ये जो धागा है यहाँ पे, इस धागे में कुछ ना कुछ फोर्स होगी जिसको आप टेंशन कहते हो। तो यहाँ पे जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करता है, टेंशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इसके यहाँ पे क्वेश्चन का SMCQ इसका आंसर तो टेंशन है। अगर आप इसी तरीके से बात करो किसकी, वर्टिकल सर्कुलर मोशन की, यहाँ पे भी मैंने स्ट्रिंग ही लिया है और यहाँ पे भी मैं सर्कुलर मोशन ही, लेकिन वर्टिकल है। अब क्योंकि वर्टिकल है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ नीचे की तरफ बॉडी का वेट भी होगा, तो वेट भी एक तरीके की फोर्स है। तो यहाँ पे जो सेंट्रिपिटल फोर्स है दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय टेंशन, दूसरा वेट, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से पॉइंट पे बात कर रहे हो। अगर आप देखो यहाँ पे अगर आप टॉप की बात कर रहे हो ना, टॉप पे टेंशन क्या, टेंशन हमेशा कहाँ पे होती है, टुवर्ड द सेंटर। अगर आप बात करो टॉप पे, इस पॉइंट पे मैंने यहाँ पे मार्क किया है, ठीक है। अगर मैं पूछूँ यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स कैसी होगी, किसके इक्वल होगी, तो यहाँ पे टेंशन नीचे की तरफ
वेट भी नीचे की तरफ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होगी, टेंशन प्लस वेट के। लेकिन अगर आप इस पॉइंट पे बॉटम पे बात करो तो यहाँ पे टेंशन तो टुवर्ड द सेंटर है, लेकिन वेट कहाँ है, नीचे की तरफ है। एक सेकेंड, वेट कहाँ है, वेट नीचे की तरफ है, तो बॉटम पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मिनिमम होगी, यानी कि ये बराबर हो जाएगी, इन दोनों को आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्ट्रिंग विल ब्रेक एट द टॉप और एट द बॉटम। आप खुद सोचो। पहला क्वेश्चन, स्ट्रिंग ब्रेक एट द बॉटम और एट द टॉप, यानी कि जाहिर है जहाँ पे टेंशन जो है वो बहुत कम होगी, ठीक है, तो उस पॉइंट पे ब्रेक का मतलब क्या, ब्रेक का मतलब ये धागा वहाँ पे टूट जाएगा। टूटने का मतलब क्या कि वो टेंशन कम हो गई टुवर्ड द सेंटर, उसको पुल नहीं कर रही स्टोन को जो बंधा हुआ है एंड पे, इसका मतलब वो टूट जाएगा वहाँ से। एंड की ज़रूरत नहीं है, टॉप बॉटम का ही पूछते हैं, तो इन दोनों पे आप कंपेयर करो कि मुझे बताओ कि स्ट्रिंग विल ब्रेक कौन से पॉइंट पे, टॉप पे या बॉटम पे।